चर्चा कर रहे थे कि भारत का संविधान जो है वो किस तरह का है। अगर संघीय संविधान है तो संघीय संविधान में क्या क्या लक्षण जो है संगठनात्मक संविधान से लिए गए थे। अच्छा, इससे पहले हम संगठनात्मक संविधान के विषय में डिटेल चर्चा कर चुके हैं, एकात्मक संविधान के विषय में भी डिटेल चर्चा कर चुके हैं साथियों। हमने अपने जो वीडियोज़ हैं उनमें संविधान और राज्य व्यवस्था और उसके जो महत्व हैं उनके बारे में भी देख चुके हैं। साथियों, अगर आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो है अपने वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथियों, यहाँ से पीछे से हमने जो है वो संविधान के बारे में एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, संविधान की समझ को हमने डेवलप किया था। और ये जो चैप्टर हमारा आज का कंप्लीट हो जाएगा कि संविधान में एकात्मक लक्षण जो है वो भारत के संविधान में क्या क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम संविधान का जो है पीईटी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के आगे देखेंगे साथियों। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्या एकात्मक संविधान के क्या क्या लक्षण भारत के संविधान में लिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं आगे। क्या क्या दोस्तों एकात्मक संविधान के लक्षण क्या क्या भारत के संविधान में जो है कि संविधान में जो है वो लिए गए हैं, उसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एकात्मक संविधान से। भारत के संविधान में एकात्मक संविधान के लक्षण। भारत के हेडिंग रहेगी आज की भारत के संविधान में, भारत के संविधान में एकात्मक संविधान के लक्षण। एकात्मक संविधान के लक्षण यानी क्या क्या विशेषताएं जो हैं वो एकात्मक संविधान से साथियों ली गई हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर साथियों। तो एकात्मक संविधान, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार जो है हमारा, अभी हमने कल संघीय संविधान के बारे में बात की थी तो वहाँ पे द्वैध शासन था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, शक्ति का जो सरकार है उसको ज़्यादा पावर दी गई, यानी केंद्र सरकार को किस तरह की पावर दी गई साथियों, ज़्यादा पावर दी गई है। राज्यों को की अपेक्षा केंद्र सरकार को पावर जो है वो साथियों कैसी दी गई, तो ज़्यादा पावर दी गई। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट नोट सकते हैं, शक्तिशाली केंद्र सरकार। यहाँ पर पहला लक्षण जो लिया है वो क्या है कि जो यहाँ पर केंद्र सरकार है साथियों वो कैसी है, शक्तिशाली है। यानी केंद्र सरकार, आप देखते हैं कि जो केंद्र सरकार होती है वो लगभग उसके कर्तव्य ज़्यादा हैं, उसके पास पावर ज़्यादा है, राज्यों के जो कर्तव्य हैं वो कम है। यानी केंद्र सरकार, हर एक सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही होती है, राज्य सरकार जो होती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो यहाँ पर हमारे जो भारत में जो संविधान है उसमें केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया है, यानी एक मजबूत केंद्र सरकार है जिसके पावर ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा पावर है। तो क्या है, शक्तिशाली केंद्र सरकार, पहली बात। क्योंकि हम देख चुके हैं अलग अलग जो संविधान है, अलग अलग संविधानों में साथियों क्या है कि जो संविधान है, हमने कनाडा का संविधान भी देखा था और अमेरिका का संविधान भी देखा। तो अमेरिका का संविधान को हम की कॉन्सेप्ट को हमने नहीं लिया, हमने जो अपनाया है वो कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाया, कनाडा का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर केंद्र सरकार मजबूत थी और हमें जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस टाइम क्या था कि भारत के लोगों को एक यूनिटी चाहिए थी, एक भारत को जोड़कर रखने वाला चाहिए था। तो इसलिए हमें संघीय संविधान को अपनाना पड़ा और वहाँ पर हमने केंद्र सरकार को क्या किया साथियों, मजबूती दी, यानी केंद्र सरकार की जो पावर है उसको बढ़ाया। तो पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, शक्ति का, वो केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार शक्तिशाली केंद्र सरकार, शक्तिशाली केंद्र सरकार, यानी शक्तिशाली केंद्र सरकार है। तो इसमें हमने देखा संघीय सूची में कि देखा आपने कि संघीय सूची जो है वो कौन सी तीन, अभी शक्तियों का जो बंटवारा हम कल देख चुके थे कि किस हिसाब से हो रहा है। तो संघीय सूची की हम बात करते हैं तो इसमें कितने विषय दिए गए भाई, देखो 100 विषय दिए गए। कितने विषय साथियों, 100 विषय। अब संघीय सूची जो है वो क्या है, तो यहाँ पर जो सरकार बनाने का, जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसका होता है, राज्य सरकार का। और राज्य सरकार यानी को कितने विषय दिए गए, 100 विषय दिए गए। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार ज़्यादा। अभी हम राज्य सरकार के बारे में और बात कर, राज्य सूची के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी, राज्य सूची। अब जो राज्य सूची है साथियों, कौन सी सूची, राज्य सूची। तो इसमें कितने विषय को रखा गया है साथियों, इसमें जो है वो 61 विषयों को ही रखा गया। कितने, तो यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर राज्य को कम पावर दी गई है और यहाँ पर जो है केंद्र को ज़्यादा पावर दी गई है। इसका तात्पर्य यह है साथियों कि यहाँ पर केंद्र को है ज़्यादा विषय दिए गए और राज्य को विषय कैसे दिए गए, कम। इसका मतलब जो राज्य सरकार है उसकी शक्तियों
शक्तियों को क्या करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, ताकि जो राज्य हैं वो स्वतंत्र ना हो, फ्री ना हो, एक तरह से बिखरे ना। इसलिए राज्य को जो है वो ज़्यादा पावर, जो है संघ को ज़्यादा पावर दी गई, यानी केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर दी गई, और राज्य को जो है कम पावर दी गई है, यानी उसमें 61 विषय ही शामिल किए गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं संवर्धी सूची की साथियों, कौन सी, संवर्धी की सूची की, तो संवर्धी सूची में भी हम देख रहे हैं क्या कि संवर्धी सूची में भी अगर कहीं पर विवाद उत्पन्न होता है किस किस के बीच साथियों, तो विवाद की स्थिति राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार। अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बीच में कभी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो विवाद में क्या होता है कि जो केंद्र सरकार के कानून होते हैं वो लागू कर दिए जाते हैं, यानी राज्य सरकार के कानून को निरस्त कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है साथियों कि यहाँ से भी क्या हो रहा है कि केंद्र, जो राज्य सरकार है उसकी पावर को क्या कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है एक तरह से, यानी उसकी पावर को कम किया रहा है। यानी राज्य है तो, लेकिन एक नाम के तरीके से राज्य को जो है बनाने की कोशिश की रही है कि आप हो, लेकिन आपका अस्तित्व भी बहुत कम है, वजूद आपका जो है वो बहुत कम है। तो इस तरह से यहाँ पर ज़्यादा पावर जो दी जा रही है, किसको दी जा रही है, तो एकात्मक। और ये किस तरह का सरकार संविधान का लक्षण है साथियों, तो ये जो है एकात्मक संविधान का लक्षण है। कैसा एकात्मक, क्योंकि हम एकात्मक में देख रहे थे कि जो एकात्मक संविधान होता है वहाँ पर क्या होता है, जो केंद्र सरकार होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, या वहाँ पर किसी भी तरह की कोई राज्य सरकार नहीं होती। क्योंकि हमने यहाँ पर राज्य सरकार का जो है कॉन्सेप्ट को अपनाया है, इसलिए यहाँ पर राज्य सरकारों को दिया गया है, लेकिन इसकी जो पावर है साथियों उसमें क्या है, कम रखी गई है। क्या है साथियों, पावर जो है वो कैसी है, वो कम है। तो हम ये क्या कर सकते हैं, संवर्धी सूची। अब संवर्धी सूची में विषय कौन किसके लिए है, तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार के कानून मान्य होंगे। यानी यहाँ पर क्या होगा, राज्य को जो है इतनी पावर नहीं दी जा रही है, ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियों में। लेकिन इसमें यह भी नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे संवर्धी सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही पावर बनाने का, राज्य एवं केंद्र दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो साथियों देख सकते हैं कि जो संवर्धी सूची है उस संवर्धी सूची में क्या हो रहा है, संवर्धी सूची में कानून बनाने का अधिकार जो है साथियों वो दोनों को है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। लेकिन विशेष परिस्थितियां जैसे कि आपातकाल की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो कानून लागू होंगे वो किसके होंगे, वो होंगे केंद्र सरकार के कानून। किसके साथियों, केंद्र सरकार के कानून। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो संविधान है उसमें केंद्र सरकार को किस तरह से जो है मजबूत यानी बनाया जा रहा है, ठीक है साथियों। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साथियों कि ये हो गया हमारा पहला पॉइंट है, शक्ति का जो है, शक्ति का क्या से क्या हुआ, केंद्र की ओर झुकाव होना, यानी शक्तिशाली एक केंद्र सरकार होना। संघीय सूची में राज्य सरकार को जो है, संघीय सूची जो होती है, संघीय सूची में क्या होता है कि संविधान जो कानून बनाते हैं वो सरकार कौन सी, केंद्र सरकार बनाती है, और राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है। लेकिन संवर्धी सूची में ऐसे विषय को रखा गया जो जिसमें केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। लेकिन कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, विशेष परिस्थितियां हम बोल सकते हैं, उन विशेष परिस्थितियों में क्या होता है साथियों कि विशेष परिस्थितियां जो होती हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ से केंद्र सरकार के पास सिमट जाता है, ठीक है। इस तरह के हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, एकल नागरिकता की, कि जो संविधान का, जो हमारा भारत का संविधान है साथियों, इसको रफ कर देते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं साथियों किसकी, एकल नागरिकता की। जब एकल नागरिकता की बात आती है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो हमारा एकात्मक संविधान होता है उसमें कैसी नागरिकता का प्रावधान होता है, तो एकल नागरिकता का। अब सवाल यहीं पे ये होता है कि एकल नागरिकता भारत के संविधान में क्यों ली गई, क्योंकि संविधान जो है हमारा संवैधात्मक भी है,
संविधान जो है संज्ञानात्मक भी है कि इसकी जो परिस्थितियाँ यानी इसमें जो है विविध विविध तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं, विविध विविध जातियों के लोग पाए जाते हैं, तो इसलिए संज्ञानात्मक। तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर से कुछ जो है संविधान में से कुछ पॉइंट जो है हमने संज्ञानात्मक, बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा किसका है, वो संघीय है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कुछ जो विषय हैं वो एकात्मक संविधान से भी उठाए हैं साथियों। तो ये पहला लक्षण था कि शक्तिशाली केंद्र, क्योंकि अगर केंद्र शक्तिशाली नहीं होगा तो जो राज्य हैं वो बिखर जाएंगे, इस तरह से वो अपने आप को क्या करेंगे, स्वतंत्र घोषित करने लगेंगे। और एकल नागरिकता का प्रावधान साथियों इसलिए रखा गया है क्योंकि जो राष्ट्र के प्रति क्या हो, भावना पैदा हो। क्योंकि अगर दोहरी नागरिकता होगी, सपोज कीजिए अगर किसी स्टेट की नागरिकता, कोई राज्य है और उस स्टेट के जो नागरिक हैं, नागरिकों को डबल नागरिकता दे दी जाए, जैसे कि यूएसए में देखने को मिलता है। यानी हम देखते हैं वहाँ की जो राज्य है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, वहाँ पर कैसा संघीय तो है लेकिन वहाँ पर केंद्र को जो है इतनी मान्यता नहीं, केंद्र को इतनी मान्यता नहीं है, इतनी वैल्यू केंद्र की नहीं है, वहाँ पर राज्य की मान्यता ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ केंद्र की मान्यता ज़्यादा है, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। संघीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन हमने संविधान में से सिंगल नागरिकता का प्रावधान रखा। वो इसलिए रखा ताकि राष्ट्र के प्रति जो है, संविधान के प्रति लोगों को जो है राष्ट्र भावना पैदा हो, यानी उसके प्रति प्रेम पैदा हो। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 में क्या कि हमने जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान भी लिया है। क्या लिया है, एकल नागरिकता भी ली गई है। यानी एकात्मक संविधान जो है उससे क्या लिया गया है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने क्या है, ली गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान भी साथियों लिया है। अब जब एकल नागरिकता, अब यहाँ पर सवाल ये है कि ज़रा सोचिए आप लोग कि जब 2 लोग हैं, जो संविधान का निर्माण करने वाले लोग हैं कितने, 2, जब 2 लोग हैं तो यहाँ पर क्या है कि एक न्याय प्रणाली की व्यवस्था का भी हमने जो है व्यवस्था की गई है। क्योंकि जो विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, उस विवाद की स्थिति को निपटाने के लिए भी तो कोई एक होना चाहिए। तो विवाद की स्थिति को निपटाने के लिए एकीकृत न्यायालय यहाँ पर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तीसरा पॉइंट साथियों ये होना चाहिए हमारा, ये सेकंड पॉइंट था, एकीकृत न्यायालय, एकीकृत न्यायालय लिया गया है। एकीकृत न्यायालय का प्रावधान भी जो है वो लिया गया है। ऐसे लिख लीजिए, प्रावधान, एकीकृत न्यायालय का प्रावधान भी लिया गया है। अब एकीकृत न्यायालय का प्रावधान क्या साथियों कि मतलब जो कोर्ट है हमारे वो सबसे ऊपर होना चाहिए, यानी एकीकृत न्यायालय, यानी एक ही न्यायालय होना चाहिए साथियों। कैसा न्यायालय होना चाहिए, एक ही न्याय। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जो भारत का संविधान है उसमें तो एक न्यायालय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके बाद तो ये जो है साथियों ये शाखाएँ हैं किसकी, हमारे पास जो न्यायालय है वो एक ही तो है, सुप्रीम कोर्ट को दूसरा तो नहीं साथियों। तो वो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक है, बाकी उसको हमने डिवाइड कर रखा कि आप जो है जिला लेवल, पहले जो केस है वो जिला लेवल पे जाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट लेवल पे यानी स्टेट लेवल पे जाएगा, और उसके बाद जो है आपका सेंट्रल लेवल यानी हमारा हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो न्यायालय है साथियों वो कौन सा है, एकीकृत न्यायालय। हमारे पास का न्यायालय का प्रावधान जो है वो किया गया है, एकीकृत न्यायालय का प्रावधान भी लिया गया है। कहाँ से लिया गया, तो एकात्मक संविधान के गुणों से, एकात्मक संविधान के गुणों से हमने एक क्वालिटी को ये उठाया है कि जो हमारा संविधान है उसमें एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था हमने जो है साथियों की है। अब बात करते हैं आपातकाल का प्रावधान साथियों, किसका, आपातकाल का प्रावधान। तो इसको रफ करते हैं। पॉइंट नंबर 4, जब आपातकाल की स्थिति होती है तो मैंने बताया था साथियों कि एक आपातकाल, अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब शासन 2 लोग करते हैं साथियों, कितने लोग, 2 या 2 से ज़्यादा लोग शासन करते हैं, तो वहाँ पर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि निर्णय लेने में क्या होगी, परेशानी होती है। और जब निर्णय लेने में परेशानी होती है तो ऐसी कंडीशंस कभी कभी आ जाती हैं कि आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे कि अभी आप देख ही रहे थे कोरोना महामारी, ये भी क्या था, एक
लगभग आपातकाल ही था, आपातकाल इसे भी घोषित कर दिया गया था। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो राज्य और अगर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में किसी भी तरह की कोई सहमति, आप देख ही रहे थे कि लगभग किस तरह की कोई सहमति, कोई स्टेट कह रहा था किसी तरह से कंट्रोल करेंगे, कोई कह रहा था किसी तरह से कंट्रोल करें। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है साथियों, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो राज्य होते हैं, जो स्टेट होते हैं, उनके पास निर्णय लेने की जो पावर होती है उनको ख़त्म कर दिया जाता है। सारे निर्णय लेने की पावर जो होती है वो किसके पास हो जाती है, केंद्र सरकार के पास हो जाती है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो निर्णय ले सकता है वो कौन ले सकता है साथियों, वो ले सकता है केंद्र सरकार। तो हम राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में लिखेंगे किस तरह के, तो साथियों आपातकालीन प्रावधान भी हमने लिए हैं। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो आपातकालीन प्रावधान। अभी आपातकालीन प्रावधान कितने तरह के होते हैं साथियों, ये 3 तरह के होंगे। एक तो राष्ट्रीय आपात, दूसरा राज्य आपात और तीसरा होता है हमारा वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात की अगर हम बात करते हैं 3 तरह के होते हैं। पहले साथियों राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। अब राष्ट्रीय आपात क्या होता है, जैसे कोई विदेशी आक्रमण जो होता है वो किसी देश पर कर दिया जाता है तो वो कौन सा होता है, राष्ट्रीय आपात। यानी पूरे देश में एक तरह की समस्या का उत्पन्न हो जाना। तो ये आर्टिकल हमारे 200 हम आर्टिकल 352 के तहत ले सकते हैं साथियों। कौन से आर्टिकल 352, ये आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें हम विस्तृत आगे की ओर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो राष्ट्रीय आपात होते हैं वो कितने तरह के होती है, जो आपातकाल होती है की स्थिति होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो राष्ट्रीय आपात हमारा दूसरा होता है हमारा राज्य आपात। कौन सा, राज्य आपात। यानी राज्य में कोई ऐसी स्थिति होती है जिसे राज्य आपात कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों इसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। क्या, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन ये आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग होता है, के तहत लगाया जाता है। उसको हम राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति। आप देखते होंगे साथियों, आपने नॉर्मली देखा ही होगा कि अभी हाल ही में कहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है वो क्या लगाया गया था, राष्ट्रपति शासन। यानी वहाँ की सरकार को भंग कर दिया गया था और भंग करने के बाद वहाँ पर किस तरह का शासन लगा दिया गया था, तो राष्ट्रीय आपात। यानी वहाँ के जो राज्य सरकार थी उसके निर्णय लेने के फैसलों को केंद्र सरकार ने क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया था। तो वहाँ पर कैसा शासन लागू हो गया था, तो वो हो गया था हमारा राज्य आपात। उसको राज्य आपात कहेंगे या फिर राष्ट्रपति शासन भी हम कहेंगे साथियों। तीसरी अगर हम बात करते हैं आपातकाल की स्थिति तो वो होता है हमारा वित्तीय आपात। कौन सा होता है साथियों, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात साथियों, वित्तीय आपात क्या होता है साथियों, तो ये होता है हमारा जब पैसे की यानी वित्त की प्रॉब्लम जो होती है वो देश के अंदर ज़्यादा होने लगती है, यानी पैसे की कमी हो जाती है। कोई भी पैसा जो होता है भारत है उसमें पैसे की कमी हो जाती है। तो उस तरह की जो आपातकालीन स्थिति होती है उसको बोलते हैं हमारा वित्तीय आपात। और ये वित्तीय आपात धारा 360 के तहत लगाया जाता है साथियों। तो 3 तरह के आपातकालीन स्थितियों को हम साथियों हमने देखा। पहला राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगाया जाएगा। राज्य आपात यानी राष्ट्रपति शासन भी जिसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसे साथियों, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। इस राष्ट्रपति शासन को 356 के अनुसार लगाया जाएगा। और वित्तीय आपात जो कि 360 के अनुसार लगाया जाता है, यानी वित्त यानी पैसे की कमी को हम बोल सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो अखिल भारतीय सेवाएं भी जो है हमने कहाँ से ली गई हैं साथियों, वो एकात्मक संविधान की प्रणाली से ही ली गई हैं। कहाँ से, अखिल भारतीय सेवाएं, जो सिविल सर्विसेज होती हैं जैसे IAS है, PCS है, ये सब जो सर्विसेज हैं साथियों ये कहाँ से ली गई हैं, तो ये हमने एकात्मक संविधान के लक्षण से। ये है किसके साथियों, अगर आप देखें, हम देख लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। क्या होता है अखिल भारतीय संविधान, अखिल भारतीय सेवाएँ। अखिल भारतीय सेवाएं, अब 3 तरह की नॉर्मली ये सेवाएं होती हैं। पहले IAS, दूसरा हमारा होता है IPS और तीसरा होता है हमारा IFS साथियों। कितनी तरह की होती हैं, तो IAS जिसे IS जैसे DM कलेक्टर आप नॉर्मली भाषा में सुनते होंगे साथियों। दूसरा है हमारे IPS जो कि SP वगैरह जहाँ से ये जो है अपॉइंट किए जाते हैं। और तीसरा है IFS। ठीक है, तो ये अखिल भारतीय सेवाएं। अब देखिए साथियों ये होते क्या हैं, ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये किसके द्वारा चयनित किए जाते हैं, तो ये जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या है साथियों, केंद्र सरकार के ही
ठीक है। केंद्र सरकार जो होती है वो किसके अंडर में काम करती है? राष्ट्रपति के अंडर में। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो ये राष्ट्रपति, और लेकिन ये वर्क कहाँ करेंगे? तो इनका जो काम होता है साथियों, काम जो होगा इनका वो राज्य में होगा। कहाँ पर होगा? राज्य में। यानी केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं ये, जहाँ पर के अधिकारी हैं, नुमाइंदे कह सकते हैं, ये अधिकारी हैं जो राज्य के काम में भी क्या कर सकते हैं? दखल अंदाजी करते हैं। यानी उनको एक तरह से काम, अगर वो ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब काम करते हैं तो वहाँ पर भी जो केंद्र सरकार होती है वो क्या कर सकती है? उनको ऊपर निरंकुश लगा सकती है राज्य सरकार के ऊपर कि आप ये काम जो है वो गलत कर रहे हैं। तो इस तरह से काम की देखभाली करना और काम को करवाना कि काम किस तरीके से जो है सही तरीके से बैठ जाए हो, उसके लिए जो है इन IAS IPS अधिकारी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है राज्य सरकार का साथी क्या है कि जो राज्य सरकार है उनका क्या हो रहा है कि शक्तियों का यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, शक्तियों को कंट्रोल किया जा रहा है। IAS IPS IFS अधिकारियों को नियुक्त करके क्या है साथियों कि उनकी जो शक्तियां हैं, किसकी? राज्य सरकार की शक्तियां जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो ये क्या है साथियों? ये एकात्मक संविधान के बारे में ही तो है कि एकात्मक संविधान में क्या था कि एक ही बार लोग जो है वो राज्य करेगा, एक ही जो है शासन करेगा। तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर संघीय संविधान की प्रणाली तो अपनाई गई है, लेकिन मजबूत रखा गया है किसको? केंद्र सरकार को। यानी जो केंद्र सरकार है वो क्या होना चाहिए? वो मजबूत होना चाहिए, और राज्य की जो पावर है साथियों वो क्या होना चाहिए? कंट्रोल। अब ये अलग अलग तरीके से संविधान में जो है जो राज्य सरकार है उसकी संविधान के तहत कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आइए, तो ये हमने आपातकालीन की स्थिति देखी, ठीक है। और सूचियों के बारे में हमने पढ़ा कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में आपने देखा कि किस तरह से संविधान जो है वो केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर देता है संविधान का निर्माण करने के लिए। आपातकाल की स्थिति में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी राज्य की स्थितियाँ, राज्य जो होता है वो भंग हो जाती है, राज्य की सरकार जो होती है वो भंग हो जाती है। तो यहाँ पर भी सारी पावर किसके पास चली जाती है? जो केंद्र सरकार है उसके पास सारी पावर चली जाएंगी। तो जब सारी पावर केंद्र के पास चली जाएंगी तो मजबूत कौन होगा साथियों? केंद्र सरकार। तो आप ये देख सकते हैं। इसी तरह से IAS IPS और IFS ये राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के काम करने वाले होते हैं राज्य में जाकर काम करते हैं। कहाँ पर साथियों? राज्य में जाकर काम करते हैं। तो इस तरह से राज्य सरकार पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो है कि किस तरह से राज्य सरकार जो है वो काम कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट या 5 पॉइंट साथियों हो चुके हैं। अब हम 6 पॉइंट की ओर बात करते हैं कि जो सरकार है, राज्य जो है वो राज्य क्या है? अनश्वर नहीं है। यानी राज्य जो है अनश्वर नहीं है। देखिए, इसको रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट साथियों ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। रफ कर दें। अब राज्य अनश्वर नहीं है, इसका मतलब साथियों क्या है कि जो राज्य है साथियों, जो राज्य है उसको केंद्र सरकार केंद्र सरकार जब चाहे, जैसे चाहे उसकी संविधान, उसके बाउंड्री में परिवर्तन कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है। ये किसको अधिकार है साथियों? तो ये संसद को। तो आप देख सकते हैं कि जो राज्य की पावर है फिर से यहाँ पर क्या है? कम कर दिया। यानी एक तरह से नाम मात्र जो पावर है वो राज्य को दी जा रही है। कैसी? नाम मात्र पावर ही राज्य को लगभग दी जा रही है। थोड़ा सा और ज़्यादा कहेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा पावर दी जा रही है, नाम मात्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ पावर दी जा रही है। लेकिन ज़्यादा शक्तिशाली जो है वो कौन है साथियों यहाँ पर? तो वो है कौन? केंद्र सरकार। तो हम लिखेंगे राज्य अनश्वर नहीं है। क्या साथियों? 7th पॉइंट है हमारा, राज्य अनश्वर। यानी जो राज्य है अनश्वर नहीं है, यानी राज्य नश्वर है साथियों। क्या कि जो राज्य है वो नश्वर है। यानी कैसे? कि उसको हम दूसरे स्टेट में मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्या कर सकते हैं? नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य जो बन गया वो बन गया सो बन गया, वो हमेशा तक रहेगा, नहीं साथियों। उसको जो है हम कंट्रोल कर, उसको जो है हम क्या कर सकते हैं? उसको परिवर्तित कर सकते हैं, दूसरे राज्य में मर्ज कर सकते हैं, दूसरे राज्य से अलग कर सकते हैं। ये सब जो गुण हैं ये सब क्या क्या बताते हैं कि जो राज्य है वो अनश्वर नहीं है। और ये सब काम करने का अधिकार किसको होता है साथियों? संसद को होता है। किसको होता है? संसद के। संसद जो है क्या कर सकती है साथियों? तो यहाँ पर पॉइंट में लिखिए कि जो संसद होती है, इसमें लिखने की कोशिश करेंगे कि संसद राज्य के नाम, सीमा तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है।
संसद जो है, अब देखिए संसद कौन है साथियों, तो संसद किसके अंडर में है, केंद्र सरकार में, राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि संसद का अधिकार है, ये संसद को मिला हुआ है कि वो चाहे तो राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो यहाँ पर मजबूती किसकी से है, किसकी मजबूती है, तो संसद यानी केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार मजबूत हो रही है। एकल संविधान का ये गुण भी जो है वो भारत के संविधान में लिया गया है साथियों। अब हम बात करते हैं कि ये दूसरा हम लिख सकते हैं कि जो, अब ये क्या साथियों कि एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है साथियों। क्या, नश्वर राज्यों का, ये एक स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। क्या है, नश्वर राज्यों का, भारत जो है क्या है, नश्वर राज्यों का, ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकता है कि जो भारत का संविधान है उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, भारत के संविधान के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। क्या साथियों, नश्वर राज्य नश्वर हो सकते हैं लेकिन अनश्वर संघ का मतलब भारत जो है वो नश्वर नहीं हो सकता साथियों। भारत का जो है वो भारत अनश्वर है। यानी ये अब देखिए थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जो भारत, यहाँ पे थोड़ा सा संघ को समझने की ज़रूरत है साथियों। अभी हम अमेरिका का संविधान को हमने देखा था साथियों कुछ दिन, एक आध दो दिन पहले। यहाँ पर क्या था कि जो राज्य हैं वो मिलकर एक सरकार का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, संघ को बना रहे हैं, संघ को बना रहे हैं, राज्य मिलकर संघ को बना रहे हैं। ये संविधान की विशेषता, ये अलग संविधान है। जैसे कि ये हमने कहाँ पर देखा, अमेरिका में। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो राज्य ज़्यादा पावर में है। यहाँ पर जो राज्य, ये राज्य हैं साथियों, इसको समझने की ज़रूरत है। इस लाइन को, ये लाइन आपको बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी अगर आप इसको समझ लेंगे। तो क्या है कि संघ जो है, यानी संघ, यहाँ पर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखा गया कि जो राज्य हैं वो राज्य क्या है, मिलकर संघ को बना रहे हैं। लेकिन भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। यहाँ पर संघ ने मिलकर राज्य को बनाया साथियों। क्या बनाया कि संघ ने मिलकर राज्य को, हमारे पास क्या था, भारत था, हमारे पास क्या था साथियों, भारत था। हमने उस भारत में राज्य को मिलाया साथियों। किसको मिलाया, राज्य को मिलाया। आपने देखा हैदराबाद को हमने मिलाया, जम्मू कश्मीर को हमने मिलाया, तमिलनाडु को हमने मिलाया, आंध्र प्रदेश को हमने मिलाया। तो ये क्या है, राज्य ने मिलकर संघ को नहीं बनाया बल्कि संघ ने राज्य को निर्माण किया। इस तरह से ये जो इसका स्टेटमेंट का मतलब जो है कि अनश्वर राज्य, नश्वर राज्य, यानी राज्य तो नश्वर हो सकते हैं लेकिन संघ नश्वर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो संघ का निर्माण है वो राज्य के द्वारा नहीं किया गया है। यहाँ पर जो संघ का निर्माण किया गया है वो जो संघ है उसने राज्यों का निर्माण किया गया है। अगर हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में देखते तो हम कुछ इस तरह से एरो लगाएंगे, यानी यहाँ पर संविधान जो संघ का निर्माण है वो राज्य ने किया, लेकिन संघ, जो भारत की अगर स्थिति को देखते हैं कि अगर ये संघ है, क्या है, अगर ये संघ है तो यहाँ पर राज्य जो है वो राज्य ने इसका जो है इस तरह से संघ ने राज्यों को निर्माण किया। इसीलिए तो यहाँ पर ज़्यादा पावर नहीं है किसके पास, राज्यों के पास। यहाँ पर मजबूत कौन है, संघ। तो जब संघ मजबूत है तो इसका मतलब राज्य कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो एकात्मक संविधान में यही तो है साथ, संगठनात्मक संविधान में यही तो है कि संघ को मजबूत किया जाए। एकात्मक संविधान में संघ को मजबूत किया गया और राज्य को क्या किया गया, कमज़ोर किया गया। तो अनश्वर राज्यों का नश्वर संघ है। इस लाइन में ये इसका अर्थ है। इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी साथियों। अनश्वर राज्यों का नश्वर संघ है, यानी राज्य तो नश्वर हैं लेकिन संघ कभी भी यहाँ पर नश्वर नहीं है साथियों। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर 8 है साथियों। क्या है पॉइंट नंबर 8? कैसा पॉइंट नंबर 8? अब हम बात करते हैं साथियों पॉइंट नंबर 8 की कि एकीकृत निर्वाचन प्रणाली को क्या है यहाँ पर अपनाया गया। अब एकीकृत निर्वाचन प्रणाली का मीनिंग क्या है ये पहले समझ लीजिए। यानी यहाँ पर जो भारत है, भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो निर्वाचन की प्रणाली है वो कैसी है, एक ही है, सिंगल निर्वाचन प्रणाली है। सिंगल निर्वाचन प्रणाली का तात्पर्य क्या साथियों कि यहाँ पर जो चुनाव कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वो कैसी है, सिर्फ एक ही है। जैसे कि न्यायालय एक ही है, तो इसी तरह से जो यहाँ पर चुनाव करवाती है वो भी अलग एक ही है। कैसी है, तो चुनाव आयोग एक ही है हमारे पास। तो यहाँ पर कैसा है, तो एकीकृत निर्वाचन प्रणाली है। एकीकृत निर्वाचन प्रणाली कैसी साथियों, एकीकृत निर्वाचन प्रणाली। इसको रफ कर देते हैं।
एकीकृत क्या है साथियों? निर्वाचन प्रणाली है, यानी निर्वाचन की जो प्रणाली है वो सिर्फ एक ही है पूरे देश में। आप देख सकते हैं, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो तो भी वही प्रणाली, राज्यसभा का इलेक्शन हो तभी वही प्रणाली, यानी सीधे जनता के द्वारा जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, जनता के द्वारा क्या होते हैं? चुने जाते हैं। तो कैसी प्रणाली है? एकीकृत निर्वाचन प्रणाली है। अब साथियों अगर हम बात करते हैं तो CAG यानी एकीकृत लेखा जांच प्रणाली भी कैसी होनी चाहिए, वो भी हमारी कैसी होनी चाहिए? एकीकृत होनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 9, एकीकृत लेखा जांच प्रणाली। कैसी साथियों? एकीकृत निर्वाचन, एकीकृत लेखा जांच प्रणाली, जिसे हम CAG बोलते हैं। CAG साथियों, क्या? CAG। अब ये साथियों इसके बारे में हम डिटेल आगे चर्चा करेंगे जब हम जो है संविधान में और आगे की ओर बढ़ जाएंगे तो। ठीक है, तो ये क्या होती है? एकीकृत लेखा जांच प्रणाली, यानी ये भी कैसी होती है? एक ही होती है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर में लोग काम करते हैं। और उसमें क्या होता है कि ये क्या करता है? ये लेखा यानी जो राजस्व है, जितना भी राजस्व केंद्र सरकार खर्च कर रही है और राज्य सरकार जो खर्च कर रही है, उनका क्या करता है कि का हिसाब किताब एक तरह से सरल भाषा में अगर हम देखें तो लेने का काम करता है। और इसकी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है। तो साथियों आज के हमने टॉपिक में हम देख चुके हैं कि जो एकात्मक संविधान के किस तरह के भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में एकात्मक जो संविधान था उसमें से क्या क्या गुण हमने उठाए। तो हमने पहली बात करी थी साथियों क्या कि वहाँ पर एक मजबूत केंद्र सरकार हो, किस तरह की हो? एक मजबूत केंद्र सरकार हो। उसके बाद हमने एकल नागरिकता की बात करी, उसके बाद एकीकृत न्याय प्रणाली की बात करी साथियों, किसकी? एकीकृत न्याय प्रणाली की बात की हमने। फिर उसके बाद आपातकालीन की स्थितियों की बात की कि किस तरह से हम देखें कि जो राज्य की पावर है उसको कमज़ोर किया जा रहा था। फिर उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं को नियुक्त करके भी राज्य की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो है राज्य अनश्वर और नश्वर का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देखा, वो इसी में राज्य अनश्वर है या नश्वर नहीं है। ठीक है, तो संसद क्यों नहीं है? क्योंकि संसद राज्य सीमा एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। साथ ही साथ राज्य अनश्वर और राज्य जो है यहाँ पर भारत ने राज्यों का निर्माण किया है, ना कि राज्यों ने भारत का निर्माण किया है साथियों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप हमारी जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं साथियों। और उम्मीद है साथियों कि आपको आगे भी इससे अच्छा मटेरियल, इससे अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा साथियों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है कमेंट कीजिए। हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। धन्यवाद दोस्तों।